जब मराठाओं को खबर मिल गई कि संभाजी को पकड़वाने वाला मुकर्रब खान को संताजी ने दर्दनाक मौत मारा, तो सबके मन की आग को थोड़ी राहत मिली और उम्मीद मिली कि जल्द ही औरंगजेब की भी मौत निश्चित है। पहले शिवाजी, फिर संभाजी और अब ये संताजी और धनाजी, न जाने अभी कितने और उसके जैसे हैं। या अल्लाह रहम कर कहीं ऐसा न हो आपकी बनाई दुनिया को मैं तबाह करने पर मजबूर हो जाऊं। आलमगीर, मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं हम लोगों की कब्र इधर दक्कन में ही न बन जाए। इन मराठाओं को छोड़ो, वापस चलते हैं दिल्ली। औरंगजेब गुस्से से लाल हो जाता है। उस मंत्री के पास जाता है, गुस्से में अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद गुस्से में औरंग अपने सिपाही को आदेश देता है कि बंधी बने हुए रानी येसुबाई और उसके 12 साल का पुत्र शाहू जी को पेश करे। पता है रानी येसुबाई, सिर्फ इस तख्त के लिए मैंने अपने बाप भाई किसी को नहीं बख्शा, तो अब तो मुझे पूरे भारत पर राज करना है। तो सोचो मैं किस हद तक जा सकता हूँ। औरंगजेब, तेरे आंखों में थोड़ा डर नजर आ रहा है, क्योंकि शायद अब तक तो तुझे पता चल गया है न तो शिवाजी महाराज मरे हैं न ही संभाजी महाराज। वो दोनों आज भी सबकी रगों में जिंदा है। औरंगजेब तुरंत अपने एक और पुराने वफादार वजीर जुल्फिकार खान को खबर भिजवाता है कि वह अपनी फौज लेकर जंजीरा पर हमला करने निकले, और जब ही वापस आए जब राजा राम का सिर उसके हाथ लग जाए। जुल्फिकार खान भी बिना कोई समय गवाए जिंजी पर फतह करने के इरादे से भारी भरकम सेना लेकर निकल जाता है। भाभी माँ, दादी और शाहू जी की मुझे चिंता सता रही है। न जाने वह दुष्ट औरंगजेब उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा होगा। कहीं संताजी, आपकी और धनाजी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने महाराज संभाजी का बदला लेकर सबके मन में जोश और संतुष्टि भर दी। इधर पूरे 6 महीने का सफर करते हुए आखिरकार जुल्फिकार खान झिंझी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता है। झिंझी सिर्फ एक किला नहीं है, यह एक दुर्गम क्षेत्र है जिसमें 3 विशाल पहाड़ शामिल हैं। पश्चिम की ओर का पहाड़ राजगिरी के नाम से जाना जाता है, उत्तर की ओर वाला कृष्णगिरी और दक्षिण की ओर वाला चंद्रायण दुर्ग कहलाता था। यहां किसी बाहरी का सामने से हमला करना कोई आसान बात नहीं था। जुल्फिकार खान सितंबर 1690 के 6ठे महीने में झिंझी के सामने पहुंच तो गया, लेकिन किला पहाड़ी क्षेत्र से घिरे रहने की वजह से सामने से हमला करना मुश्किल था। तो उसे घेराबंदी शुरू करने के लिए उसे तोप के साथ साथ गोला बारूद की भी जरूरत थी, जिसे पहुंचने के इंतजार में काफी समय बीत जाता। भारी प्रयास से उसने तोपखाने का प्रबंधन करने के लिए यूरोपीय लोगों से मदद लेने की सोचा और कुछ सेना के साथ मदद लेने निकल गया। जब यह जानकारी राजा राम को मिली तो उन्होंने झिंझी में अपनी नई राजधानी खोली और एक नया अष्टप्रधान मंत्रिमंडल बनाया। यह मराठों के एक नए युग का अग्रदूत था। और इसी के साथ संताजी घुड्डप्पद्दे के साहस और शौर्य पर खुश होकर राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित कर दिया। इधर झिंझी जुल्फिकार खान सारे संसाधनों का इंतजाम कर अब हमले के लिए तैयार था। वह 60 तोपों को हमले के लिए तैयार करता है और जुल्फिकार अली खान हमला करने से पहले मराठाओं को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देता है, लेकिन राजा राम महाराज इनकार कर देते हैं और जिसके बाद मुगलों के द्वारा बमबारी शुरू हो जाती है। कई दिनों तक ऐसा चलता है, लेकिन मुगलों को सफलता नहीं मिलती है। झिंझी के बाहर बढ़ते गर्मी के कारण मुगल सेना खड़ी खड़ी बेतहास होने लगी। जुल्फिकार खान को किसी की मदद न मिलने की वजह औरंगजेब को खबर भिजवाता है कि उसको और भारी सेना की आवश्यकता होगी और किले को भेदने के लिए बड़े बड़े हथियार भी साथ भेजे जाएं। औरंगजेब जुल्फिकार खान का संदेश पढ़ता है
और तुरंत वह अपने वजीर असद खान, जो जुल्फिकार खान के पिता भी है, और अपने छोटे बेटे मोहम्मद काम बख्श को झिंझी जाने का आदेश देता है। लेकिन औरंगजेब को अभी भी संदेह रहता है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसी के साथ वह चाल खेलता है। वह 2 मराठी वफादार को बुलाता है और उनसे कहता है, क्या तुम दोनों को राजा बनना है? तो मैं जो कहता हूं वो करो, और जो चाहिए वो मुझसे ले लो। समझ गए आलमगीर। इधर जुल्फिकार के संसाधन कम होते जा रहे थे। वह समझ चुका था यहां मराठाओं से जीतना असंभव है, तो वो कुछ घटते संसाधन की वजह से जींजी को छोड़कर आस-पास के क्षेत्र में लूट मार करने निकल जाता है। इन्हीं सब में वर्ष 1691 समाप्त हो जाता है। नागोजी, आप पहले अपने लोगों। लेकिन धनाजी का व्यवहार बिल्कुल इसके विपरीत था। उनके अधीन लोग अनियंत्रित व्यवहार करते थे और वे उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखते थे। और इन्हीं बातों का फायदा उठाया औरंगजेब से मिले नागोजी माने ने। नागोजी ने दोनों वीरों के दलों में शामिल होने वाले कई छोटे सरदार को भड़काने का काम चालू कर दिया। सभी मराठा वीर संताजी से नाराज होने लगे और धनजी के प्रति पूरी तरह से आसक्त रहने लगे। नागोजी माने ने धीरे धीरे इतना जहर घोल दिया कि संताजी धनजी से ईर्ष्या करने लगे। रामचंद्र पंत जी भी उन्हें लगातार सलाह देते रहते थे कि राजाराम महाराज जो कहते हैं सिर्फ उसी काम को किया करे। अब ऐसा होने लगा कि सारे सिपाही राजाराम के पास लगातार शिकायतें करने लगे। ऐसी स्थिति में अगर संताजी से कोई सवाल पूछा जाता तो वे नाराज हो जाते। धीरे धीरे उनके और छत्रपति के बीच दूरी पैदा होने लगी। अब संताजी इतने गुस्से में आ गए कि खुद छत्रपति राजाराम को हटाने के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि अब वो राजाराम को छत्रपति के काबिल नहीं समझते थे। राजाराम धीरे से पत्र खोलते हैं। जैसे जैसे वे पढ़ते हैं उनका चेहरा गंभीर होता जाता है। हाथों में पत्र कांप उठता है। वे धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं और बोलते हैं, मेरी रानी, मेरा परिवार, वे विशालगढ़ में हैं। चारों ओर शत्रु हैं। मैं उन्हें यहां सुरक्षित लाने में असमर्थ हूं। महाराज, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। शत्रु हर तरफ घात लगाए बैठे हैं। अचानक राजाराम एक निर्णय लेते हैं। उनकी आंखों में दृढ़ता चमक उठती है। वे बोलते हैं, समुद्र, उन्हें समुद्री मार्ग से लाया जाएगा। समुद्री मार्ग? लेकिन महाराज, यह जोखिम भरा होगा। मुगल और सिद्दी समुद्र पर भी पहरा दिए हुए हैं। जोखिम उठाए बिना विजय संभव नहीं। राजापुर में लिंगो शंकर और विसाजी शंकर प्रभु हैं। उनके पास जहाज हैं। वे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त हैं। साहूकार लिंगो जी, यह पत्र जींजी से आया है। महाराज राजाराम ने आपको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। लिंगो शंकर पत्र को पढ़ते हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता का भाव उभर। परंतु नामुमकिन भी नहीं। हमारे जहाज समुद्री लहरों के आदी हैं। हम तैयार हैं। रात का अंधेरा में विशालगढ़ के गुप्त घाट पर महारानी ताराबाई और राजसबाई मराठा सैनिकों के साथ छिपकर खड़ी हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव हैं। दूर से मशालों की रोशनी दिखाई दे रही है। पास के किले पर मुगल टुकड़ियां किले की तलहटी में गश्त कर रही हैं। महारानी, हमें जल्दी करनी होगी। मुगलों को भनक लगने से पहले हमें घाट छोड़ना होगा। ताराबाई पीछे मुड़कर किले को देखती हैं। उनकी आंखों में वीरता की चमक है। वे गहरी सांस लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। सभी लोग धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ते हैं और गुप्त मार्ग से निकलते हैं। जैसे ही वे कोंकण के जंगलों में प्रवेश करते हैं, पीछे मुगलों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक सैनिक तेजी से आगे बढ़ता है और जंगल की ओर इशारा करता है। महारानी, मुगल सैनिक हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हम भागेंगे नहीं। हमें धीरे धीरे छुपते हुए आगे बढ़ते रहना होगा।
सभी लोग जंगल में तेजी से आगे बढ़ते हैं। अंततः वे यशवंतगढ़ बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां जहाज तैयार है। सभी जल्दी जल्दी जहाज में चढ़ते हैं। समुद्र की लहरें जोर से उठ रही हैं। जैसे ही जहाज खुलता है, दूर से मुगल घुड़सवार आते दिखते हैं, लेकिन वे देर कर चुके होते हैं। ताराबाई जहाज के किनारे खड़ी होकर दूर तक फैले समुद्र को देखती है, जहां उनकी नई यात्रा शुरू होने वाली है। हम पूरी सावधानी रखेंगे। ताराबाई और उनकी टोली जंगलों से होते हुए आगे बढ़ती है। अंततः कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद 1694 के अंत में ताराबाई और राजसबाई सुरक्षित रूप से जींजी पहुंचती हैं। जब वे जींजी के द्वार पर पहुंचती हैं, तो राजा राम महाराज अपनी आंखों में खुशी और गर्व लिए उनका स्वागत करते हैं। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया, ताराबाई। जब तक स्वराज्य की ज्योत जल रही है, तब तक कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। कासिम खान और हिम्मत खान को और उसकी भारी मुगल सेना को आप दोनों ने हमेशा की तरह वीरता से हराया। इसके लिए हम खुश हैं, लेकिन आगे अब कोई युद्ध न करे, कुछ दिन शांत हो जाए। नहीं महाराज, मत भूलिए, शिवाजी महाराज और शंभाजी महाराज के उन बलिदानों को हम उसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। लेकिन संताजी, इन युद्धों में हमारी सेना भी तो कम होती जा रही है। काफी लोग वीरगति को प्राप्त होते जा रहे हैं। धनाजी, आप हमें अकेले में मिलिए, आपसे हमें जरूरी बात करना है। यहां पर संताजी को बुरा लग जाता है, क्योंकि महाराज उनसे ज्यादा धनाजी को महत्व दे रहे थे। कुछ महीने बाद संताजी बाहर से दौरा करते हुए आ रहे थे। तभी उन्होंने महाराज राजा राम को जुल्फिकार खान के खेमे में जाते हुए देख लिया। महाराज, आप उस दुष्ट जुल्फिकार खान के पास क्या कर रहे थे? तो अब मैं समझा, इसीलिए आप बार बार मुझे उनके खिलाफ युद्ध करने से रोक रहे थे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। संताजी, आप ज्यादा बोल रहे हैं। मैं सिर्फ वहां शांति प्रस्ताव के विषय में गया था। क्षमा महाराज, लेकिन आज आप मेरी सुने। आप सब भले मेरा साथ दे या न दे, मैं अकेले उन मुगलों को खत्म कर दूंगा। मई 1696 के अंत में दरबार में विवाद होने के बाद संताजी 20 से 25 हजार सैनिकों की अपनी बड़ी सेना के साथ जिंजी से बाहर निकल गए। महाराज राजाराम को चिंता सताने लगी कि गुस्से में गए सेनापति हनुमंतराव घोरपड़े आदि मराठा सरदारों के साथ जिंजी से बाहर निकल आए और संताजी का पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे लोग 9 जून 1696 में कांची शहर में संताजी और उनके सेना के समक्ष खड़े हो गए। बहुत समझाने पर भी संताजी अपनी बात पर अड़े रहे और युद्ध उनके बीच युद्ध चालू हो गया। इस युद्ध में नागोजी माने के साले अमृतराव निम्बालकर धनाजी की ओर से लड़ते हुए हाथी के पैरों द्वारा कुचलकर गलती से मारे गए। इस घटना के बाद राजाराम महाराज और बचे हुए लोग वापस चले गए और धनाजी और उनके साथ नागोजी माने कुछ दिन के लिए महाराष्ट्र चले गए। और उसी दिन इधर जिंजी में महारानी ताराबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाजी द्वितीय रखा गया। आइवरकुटी में आपसी युद्ध के बाद भी संताजी ने कर्नाटक में जुल्फिकार खान के साथ कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आखिरकार जब उनकी सेना कम होने लगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने भी महाराष्ट्र लौटने का फैसला किया। उक्त लड़ाई के 1 साल बाद तक संताजी हर जगह घूमते रहे। मार्च 1697 में राजाराम ने संताजी को वापस बुलाने के लिए धनाजी तक संदेश पहुंचवाया। खबर मिलते ही धनाजी उनका पीछा करने लगे,
इस तरह संताजी आगे और धनाजी उनका पीछा करते हुए बीजापुर के आसपास पहुंच गए। अचानक संताजी को भनक लग जाती है। धनाजी उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं तो संताजी वहां से भाग निकलते हैं। तुरंत धनाजी के सरदार सरलश्कर हनुमंतराव निंबालकर, जो नागोजी के साले हैं, वे पीछा करने के लिए संताजी के पीछे दौड़े। दहीगांव के पास हनुमंतराव ने संताजी पर हमला कर दिया। इस समय संताजी के अधिकतर लोग उन्हें छोड़कर जा चुके थे। इस स्थिति में वह 10-12 सैनिकों के साथ महासवड़ के पास पहुंचे। दुर्भाग्य से संताजी इस गांव के पहले से ही दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उनके वजह से ही अमृतराव निंबालकर की मृत्यु हुई थी और यहीं पर उनकी बहन राधाबाई थी। के लिए अपने पति नागोजी और दूसरे भाई हनुमंतराव निंबालकर से संताजी को जिंदा न जाने देने का आग्रह किया, लेकिन जैसे ही संताजी को शक होता है वह वहां से भाग जाते हैं और करखेल क्षेत्र के पास घने जंगल में छुप जाते हैं। संताजी लगातार भागते भागते अब थक चुके हैं। वह थके अपनी जान बचाने के लिए नहीं, वह अपने लोगों से धोखा खा खा कर थक चुके थे। अब विश्राम करने के बाद संताजी पास के महादेव मंदिर के झरने में स्नान करने का विचार किया। संताजी शांति से नहाने लगे। अचानक नागोजी आगे आए और उनका सिर धोखे से काट दिया।